अगर आप भी बिहार से हैं और क्लास 10th में हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्लास 10th में जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका त्रैमासिक एग्जाम पढ़ने वाला है, इसमें यह 100% क्वेश्चन लड़ने वाला है। देखिए, इस क्वेश्चन को एक भी मिस मत करिएगा और हाँ, अंतिम तक बने रहिएगा। फ्री पीडीएफ आपको हम दे देंगे। कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ लिंक, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम तक बने रहिएगा। तो परीक्षा में यही आने वाला सवाल है, तय है एकदम 100% यही आएगा। ठीक है, इससे आने से कोई ताकत नहीं रोक सकता। ओनली वीवीआई क्वेश्चन आपका 100% वीवीआई है। ठीक है, तो अंतिम तक बने रहेगा और देखिए एकदम लास्ट तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? एगो, दूगो, तीन गो, चार गो। कितने नियम बाबू? दो गो, अपवर्तन और परावर्तन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच संबंध क्या होता है? जब आप दर्पण सूत्र को सिद्ध किए होंगे, ये वाला दर्पण सूत्र को, तो आपका ये वाला फार्मूला होगा क्या? ये वक्रता त्रिज्या r होता है, केंद्र होता है c होता है, और f जो फोकस दूरी होता है। तो इसमें जो सूत्र आता है क्या आता है? आर बराबर एफ होता है, आर बराबर 2f होता है, एफ बराबर 2r होता है, या आर बराबर 3f होता है। क्या होता है? तो आर बराबर 2f होता है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? आर बराबर 2f होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। यही क्वेश्चन आएगा आपका त्रैमासिक में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? सबसे जो विचलन कम होता है किसका होता है? देखिए, इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। कितने रंग होता है? 7 रंग। 7 रंग जो होता है, सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे कितना होता है? बैंगनी। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा वो कम झुकेगा, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा वो अधिक झुकेगा। ठीक है, तो जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है वो कम झुकता है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है वो अधिक झुकता है। एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लाल, नीला, हरा, बैगनी, किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और कौन सबसे ज्यादा झुकता है और कौन सबसे कम झुकता है? ये चीज क्वेश्चन में 100% ऑब्जेक्टिव रहने वाला। ठीक है, तो करेंगे सबसे कम कौन झुकता है? सबसे कम आपका लाल रंग झुकता है। लाल रंग जो होता है सबसे ऊपर होता है, इसलिए सबसे कम झुकता है। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सबसे राइट होगा। चलिए बी नंबर देख लीजिए। चौथा नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो जो मानव नेत्र है उसमें किस प्रकार का लेंस होता है? ठीक है, कैसा लेंस होता है? उत्तल होता है, अवतल, अवतल, उत्तल, बेलनाकार, द्विफोक्सी। जो नेत्र मतलब कहने क्या होता है? आंख। आपका आंख में कैसा लेंस होता है? तो जब भी मनुष्य के आंख होता है उसमें लेंस होता है कैसा? उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कैमरा में भी उत्तल लेंस होता है, जो कि आपका प्रतिबिंब बनाता है, फोटो खींचता है। तो आंख में जो होता है लेंस होता है उत्तल, कैमरा में भी होता है उत्तल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि एक स्वस्थ आंख की न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए? अगर एक आदमी स्वस्थ है और उसके आंख भी स्वस्थ है, एकदम साफ सुथरा देख सकता है किसी वस्तु को, तो न्यूनतम दूरी क्या हो सकता है? 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 1.5 मीटर, अनंत। अगर न्यूनतम दूरी कहने का मतलब है तो कम से कम 25 सेंटीमीटर से अगर नजदीक चल जाए तो वह वस्तु को नहीं देख पाएगा, और अनंत तक तो देख ही सकता है। मतलब उससे नजदीक 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए, बाकी अनंत तक उधर देख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ए नंबर। छठा नंबर देख लीजिए, क्या कह रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत यंत्र जो होता है किस का उचित यंत्र का उपयोग किया था? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आमीटर का है या ए मीटर का है, उससे कोई दिक्कत नहीं, सूचित ए से करते हैं, वोल्ट मीटर को भी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम भी जब भी परिपथ में धारा को मापते हैं तो कोई चीज नापते हैं? आमीटर से नापते हैं। कहाँ मीटर से? आमीटर से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हुआ, छठा का। ठीक है, चलिए 7 नंबर देख लीजिए। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? ओम, वोल्ट, एम्पियर या वाट, क्या होता है? तो विभवांतर जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? वोल्ट। अभी तुरंत बताएं कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, सूचित भी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 8वां नंबर, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप कैसे की जाती है? वोल्ट मीटर से, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा रिपीट कर गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। ऑप्शन बी ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे जाइए। 9 नंबर, ओम का नियम क्या है? ओम का जो नियम होता है क्या कहता है? V बराबर आई प्लस आर? बिल्कुल नहीं। V बराबर आई माइनस आर? नहीं। V बराबर आई इंटू आर? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, V बराबर आई इंटू आर होता है। 10 नंबर देखिए,
प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? अरे सबसे भाई, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, या फिर ओम मीटर भी दे सकता है। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ बी कर देते हैं टिक, लेकिन यहाँ क्या हो सकता है? ओम देगा या तो फिर ओम मीटर दे सकता है। और क्या है तीसरा का? ओम प्रति मीटर, ओ मीटर स्क्वायर। नहीं, तो अगर बी दिया है ओम मीटर तो ठीक है, नहीं तो आप ओम मार के निकल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पर चलिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि ये वीडियो मिस ना करें। और त्रिमासिक जो एग्जाम सितंबर में, ये 100% यहाँ से लड़ने वाला है। पीडीएफ की बात तो आपका कमेंट सेक्शन में पिन किया और लिंक रहेगा, वहां से आप जाकर ले लीजिएगा। और हमारा ही कमेंट जो होगा सबसे फर्स्ट पर होगा, तो कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। नहीं तो व्हाट्सएप पर भी आपका पीडीएफ मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? और चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है दिशा ज्ञात करने के लिए त्रियक नियम, अंगूठे का जो नियम होता है ना, वो फ्लेमिंग का नियम दिए थे, उसी को ज्ञात करते हैं। कौन सा नियम? ओम का नियम, फ्लेमिंग का वाहिद नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग का बाहवा नियम होता है, बाएं हाथ का नियम होता है, ठीक है। दाहिने हाथ का नहीं, बाएं हाथ का नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। चलिए 12 नंबर देख लीजिए, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर विद्युत जनित्र की बात की जाए तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, लेंस के नियम पर, ओम के नियम पर। जो विद्युत जनित्र होता है वो कौन सी पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहने का मतलब विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर होता है, उसमें हम क्या डालते हैं? तेल, और क्या प्राप्त होता है हमको? करंट प्राप्त होता है। तो जनित्र है और देता क्या हमको? करंट देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होता है। चलिए 13 नंबर देख लीजिए, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अरे इसमें तो करना ही नहीं है, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी कौची? उष्मीय प्रभाव, ठीक है। चलिए 14 नंबर आ जाइए, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर दर्पण में हो जाता है अवतल दर्पण, अवतल। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। 15 नंबर आ जाइए, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय खंडन, दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है क्या है? नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन ए होगा नाभिकीय संलयन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर आ जाइए, 16 नंबर, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस सिद्धांत पर आधारित है? अगर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो किस सिद्धांत पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का 2 नियम होता है, ठीक है। उसको नियम का द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 17 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है, लोहा पर जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया? आपके घरों में लोहा वगैरह जो भी धातु का चीज है जिस पे जंग अगर वायु और नमी के अगर आसपास में रहता है, अभी बरसात है, आप अगर पानी में फेंक दीजिए 2 महीना लोहा को, लोहा पर देखिएगा तो काला काला एकदम लाल लाल हो जाएगा, आपको जंग लग जाएगा। तो क्या कहता है? जंग लगने का जो क्रिया है वो कौन सी कहलाता है? अपचयन, ऑक्सीकरण, उदासीनी संयोजन, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। 17 का बी नंबर। 18 नंबर देख लीजिए, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का जो पीएच मान होता है उससे पहले आप जानिए कि स्केल पैमाना क्या होता है। स्केल पैमाना समझ जाइएगा तो आपका पूरा क्लियर। स्केल पैमाना 0 से स्टार्ट होता है, 14 पर जाके आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। कितना पर? 14 पर खत्म होता है। अब बीच में आपका 7 होता है, तो ये देखिए 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक क्षारीय होगा। ये वाला जो 7 से कम होता है जो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक क्षारीय। और जो 7 है वो उदासीन होता है, मतलब ये जल का काम करता है। 7 जो है जल होता है। तो अम्ल पूछा है ना, 7 से कम कौन है? देखिए बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। 18 का 19 नंबर आ जाइए, लिटमस विलियन का किस रंग का होता है? जो लिटमस होता है विलियन किस रंग का होता है? लाल का, नीला का, बैगनी का या पीला का? कैसा होता है? बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का, सी नंबर। आगे जाइए, कह रहा कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, खाने वाला सोडा बोले तो बेकिंग सोडा वही होता है ना, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 NaHCO3 NaOH NaCl। तो NaCl कहने का मतलब है नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार है, और आपका आ जाएगा खाने वाला सोडा NaHCO3। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। आपका NaCl भी नमक है, क्षार है, पर का सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपका ऊपर वाला जो है धोवन सोडा का सूत्र है। चलिए आगे जाइए, 21 नंबर,
कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल का जो सबसे मतलब कि ताकतवर है, थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा अम्लीय प्रभावित होता है, तो ताकतवर अम्ल है H2SO4 HCl हाइड्रो HNO3 H2S, ये सभी अम्ल है, लेकिन सबसे प्रभावशाली क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम कौन है, तो H2SO4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 22 नंबर आ जाइए, तांबे और जस्ते की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तांबा और जस्ता को मिलाकर क्या बनाया जाता है, भाई कांसा। कांसा मतलब कौन है, कांच। कांच बनाया जाता है, पीतल बनाया, स्टील बनाया जाता है, सोल्डर बना। सोल्डर मतलब जो कि वेल्डिंग वगैरह जो माना जाता है ना उसको। तो तांबा और जस्ता को मिलाकर आप पीतल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पीतल बनाते हैं, तांबा और पीतल आदि मिला के जस्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। 23 नंबर देखिए, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, भाई सबसे नरम जो धातु होता है वो क्या है, सोडियम है। सबसे नरम धातु सोडियम है, मतलब ऐसा भी धातु है जो कि अपवाद में आता है। आपका पारा हो गया, पारा द्रव में होता है। सोडियम आपका मुलायम धातु होता है, सबसे कठोर होता है। क्या बोलते हैं उसको, लिथियम। हाँ लिथियम, उस सबसे कठोर होता है। सबसे नरम और कोमल जो होता है क्या होता है, सोडियम। जिसे कि पनीर देखे होंगे उस टाइप का, आपको इसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 24 नंबर आ जाइए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, भाई तांबा, चांदी, सोना, लोहा। सबसे अगर अच्छा चालक है तो कौन सी है, बी नंबर, चांदी है। 25 नंबर आ जाइए, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, धातु पूछा है, पारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। द्रव पूछा तो धातु में पारा मार दिया रटा बिना सोचे हुए। ठीक है, आ जाइएगा 26 नंबर आ जाइए, धातु सामान्यतः किस रूप में पाई जाती है, धातु जो होती है किस रूप में पाई जाता है, अरे भाई सबको पता है धातु कुछ में आता है, ठोस में आता है। ऑप्शन नंबर ए ठोस में। ठीक है, ठोस में। आगे 27 नंबर, ज्वलनशील पदार्थ कौन सा है, ज्वलनशील पदार्थ जो है क्या है, पानी कभी जलेगा नहीं, रेत नहीं, रेत मतलब बालू, पेट्रोलियम जलने वाला, मिट्टी नहीं जलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 28 नंबर आ जाइए, कह रहा है कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, मीथेन का जो सूत्र होता है क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, तो आपका पूछेगा मीथेन, एथेन, प्रोपेन, पेंटेन जो भी आता है इस सबको ध्यान में रखिएगा, ये जरूर पूछने वाला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, मीथेन का CH4। अल्कोहल का क्या करा, क्रियात्मक समूह क्या है, अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है क्या होता है, तो डैश OH जो है अल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन और ऑक्साइड का अम्ल होता है। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अल्कोहल का है। 30 नंबर क्या कर रहा है, कार्बन का सबसे कठोर अपरूप क्या है, तो सबसे कठोर और दुनिया के सबसे कठोर की बात किया जाए तो अभी आपका हीरा ही होगा। हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर आ जाइए, 31 नंबर क्या कर रहा है, बोला मनुष्य में पोषण की विधि क्या है, मनुष्य में जो पोषण की विधि है क्या है, श्वसन, विषमपोषी, मृतजीवी या परजीवी। देखिए पेड़ पौधा कहने का मतलब स्वपोषी होता है। अब विषमपोषी क्या है, आपका मनुष्य आ गया जो कि आपका विषमपोषी होता है। अब परजीवी और मृतजीवी, मृतजीवी ऐसे होते हैं जो कि मरे हुए चीज को खाते हैं, और परजीवी ऐसे होते हैं जो कि सभी चीज को खा लेते हैं। तो हम विषमपोषी में जो भी मनुष्य हम है कौची में आते हैं, विषमपोषी में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी नंबर, बिल्कुल 31 का बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, पौधों में जो गैस होता है किसके द्वारा आदान प्रदान होता है, रंध्रों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी रंध्रों के द्वारा होता है। 33 नंबर देख लीजिए, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है, क्लोरोफिल का जो मुख्य कार्य होता है आपका प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना होता है। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर देख लीजिए, मनुष्य में रक्त का परिवहन कौन करता है, तो मनुष्य में रक्त का जो परिवहन होता है आपका हृदय करता है। ऑप्शन नंबर ए हृदय, जो आपका खून को पूरा शरीर में क्या करता रहता है, चलाते रहता है, उसको कहता है परिवहन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 34 का। 35वां देख लीजिए, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, तो जाइलम का जो मुख्य कार्य है क्या है, भोजन का परिवहन, पानी का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, हार्मोन का परिवहन। तो जाइलम जो होता है पेड़ पौधा में पाया जाता है, फ्लोएम और जाइलम। जाइलम, फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन और जाइलम का होता है पानी का परिवहन। ठीक है, दो चीजें आएगी, जाइलम और फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा, जाइलम में 35 का बी नंबर। 36 हमारा जाइए, करेक्ट उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र की जो इकाई होते हैं क्या, नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन।
37वां देख लीजिए क्या कर रहा है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है क्या है? तंत्रिका का है, तंत्रिका कोशिका है। सबसे जो लंबी है क्या है? तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, तंत्रिका कोशिका। चलिए 38वां देख लीजिए। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? डेमेट्राइट कहते हैं, सिनेम्फा कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? सिनेम्फा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सिनेम्फा, सिनेम्पस, सॉरी सिनापस। ऑप्शन नंबर बी आएगा 38 का। 39 में देख लीजिए। पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है? तो पौधों में लैंगिक जनन होता है कौची में करता है? पत्ती में? जी नहीं। जड़ में? बिल्कुल नहीं। तना में? नहीं। फूल में करता है। क्या होता है? फूल में करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी फूल। 40वां कर रखा है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होता है? विखंडन, मुकुलन खंडन और बीजाणु संलयन। दो चीज। मुकुलन में जो होता है आपका अलैंगिक जनन हमेशा ही होता है मुकुलन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। 41 नंबर आ जाइए। क्या कर रहा है? परागण क्या है? तो परागण है वो क्या है? परागण एक प्रकार का परागकणों का उत्पादन क्या है? परागकोश में वर्तिकाग्र तक परागकणों को स्थानांतर क्या करता है? परागण है जो परागकोश को वर्तिकाग्र तक स्थानांतर करता है। क्या करता है? स्थानांतर करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, ठीक है। 42 में देख लीजिए। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? अंडाशय का मुख्य कार्य है अंडाणु का उत्पादन। अंडाशय का जो मुख्य काम है अंडाणु का उत्पादन। हमको ये बताइए कि शुक्राणु अंडाणु, शुक्राणु किस में होता है और अंडाणु किस में होता है? तो शुक्राणु की बात की तो आपका क्या बोलते हैं? नर में, और अंडाणु जो होता है मादा में होता है, ठीक है। अंडाणु कहाँ होता है? मादा में होता है। ध्यान रखिएगा दो चीज। 43 में राजिए। करेगा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विकास को जो सिद्धांत है वो डार्विन दिए थे। किसने दिए थे? डार्विन। कब दिए थे? तो ये पूछेगा कि डार्विन के जो सिद्धांत था कब दिए थे? तो 1800 लगभग कुछ में दिए थे, 1800 से 1900 के आसपास में ये लगभग में दिए थे। तो डार्विन का सिद्धांत जो विकास का सिद्धांत है वो डार्विन दिए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। अजय 44 नंबर। जीवाश्म में क्या है? जीवाश्म में क्या है? तो देखिए जीवाश्म है जीवित जीवों का अवशेष, विलुप्त जीवों का अवशेष, चट्टानों के टुकड़े, खनिज। जीवाश्म जो है क्या है? विलुप्त जीवों के अवशेष। मतलब कहने का मतलब विलुप्त क्या कर, जीवाणु जो होता है, जीवाश्म जो होता है वो क्या कर धीरे धीरे जिसका विलुप्त होते जाए। तो आपको कुछ पता चला होगा कि डायनासोर का हड्डी मिला है कहीं ना कहीं, वो का उचित होता है विलुप्त हो रहा है तभी ना हमको मिला है अवशेष उसका, तो उसको बोलते हैं विलुप्त हुआ अवशेष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, जीवाश्म में। 45 का आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी क्या होता है? प्रथम पोषी उत्पादक होता है। अगर मेंढक है या कोई भी चीज कीट है, आपका कीट क्या खाता है? घास खाता है। कीट क्या खाता है? घास। तो वो उत्पादक का काम करता है। फिर कीट को कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? चील। ये सब आपका जो है ना कोई चीज संलयन है, ठीक है। तो उसी में उत्पादक जो प्रथम श्रेणी है वो कहा आहार में उत्पादन का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए उत्पादन का, ठीक है। चलिए आ जाइए 46 नंबर। ओजोन परत में छेद का प्रमुख कारण क्या है? ओजोन अगर परत छेद होता है तो सबसे पहले मनुष्य के स्किन पर आपका कैंसर होगा। क्या है? कैंसर। अगर उच्छेद कैसे होगा? तो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC अगर खत्म हो जाता है ओजोन में, आपका ओजोन का सूत्र होता है O3, और ओजोन में अगर आपका CFC खत्म हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर खत्म हो जाता है, तो मनुष्य का सबसे बेसी कुछ होगा तो आपका होगा कैंसर। क्या होगा? कैंसर। तो ऑप्शन सी होगा। ओजोन परत को छेद का प्रमुख कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलिए आगे 47 नंबर। कारक अजैविक कारक कौन है? अजैविक जो कारक है क्या है? पौधा है, जानवर है, मिट्टी है, कवक है। तो अजैविक जो कारक है क्या है? मिट्टी है। क्या है? मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी 47 का मिट्टी। चलिए अगला दिया है कि गंगा सफाई योजना कब हुआ शुरू हुई? जो गंगा का योजना था शुरुआत में साफ करने का, वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1985 में जो है इसका शुरुआत हुआ था। 1985 में बोला गया था गंगा को साफ करने का फंड वगैरह भी आया था उस टाइम। चलिए 49 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है कि वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन संरक्षण का मुख्य जो उद्देश्य है पेड़ पौधा का बचाव, जीव जंतु का बचाव, जानवरों का बचाव। तो वन जीवों को बचाना, वन जीवों को बचाना मतलब सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों को बचाने का काम वन संरक्षण का करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 50 नंबर।
50 नंबर आ जाइए, क्या कर रहा है कि जल संरक्षण का एक तरीका क्या है। तो जल संरक्षण का जो एक तरीका है क्या, वर्ष जल संरक्षण। जल संरक्षण का एक काम क्या है कि आप वर्षा के जो जल को आप संरक्षित कर कर आप जल संरक्षण को बचा सकते हैं। अरे बिहार में इतना बाढ़ आता है कि जल संरक्षण कहाँ रखेगा बचा के, है कि नहीं। चलिए, आपको फ्री PDF मिल जाएगा, और जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के पास। ठीक है, धन्यवाद।